नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज हम लोग अव्यय को देखने वाले हैं। मैं इस वीडियो में पॉइंट वाइज जो है वो बोल कर लिखवाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जनरली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो का नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अच्छे से वीडियो को समझिएगा। मैं सारा पॉइंट स्लाइड के थ्रू नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास वो टाइपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बोल बोल कर लिखवाते जाऊंगा ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सके अच्छे से, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं स्लाइड में लिख दूंगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अव्यय को। अव्यय से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। जे शब्द कर रूप नहीं बदलेला वो अव्यय होएला, ये पहला पॉइंट हुआ। हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे, आप लोग पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट है जो शब्द कर रूप नहीं बदलता है वो अव्यय कहलाता है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है भाषा कर असल पहचान अव्यय से सिद्ध होएला। मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप लोग पॉइंट को लिख सकें। मैंने अभी तक 2 पॉइंट लिखवाया है। पहला पॉइंट था जे शब्द कर रूप नहीं बदलता है वो अव्यय कहलाता है, और दूसरा पॉइंट लिखवाया है मैंने भाषा कर असल पहचान अव्यय से सिद्ध होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए नागपुरी भाषा में अव्यय 5 तरह का होता है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, पांचवा निपात। तो हम लोग इन पांचों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पे क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट वाइज इसको समझने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हो अभी तक। हेडिंग डालिए क्रिया विशेषण और इसमें पहला पॉइंट लिखिए जे अभिकारी शब्द मन से क्रिया कर विशेषता जानल जाएला उ मन क्रिया विशेषण कहलाएगा। रिपीट कर दे रहे एक बार फिर, जे अभिकारी शब्द मन से क्रिया कर विशेषता जानल जाएला उ मन क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया संबंधी विशेषता बतायक वाला पद चाहे शब्द क्रिया विशेषण होएला। क्रिया संबंधी विशेषता जो शब्द बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नागपुरी भाषा में क्रिया विशेषण के लेके विद्वान मन में मतभेद आहे। नागपुरिया सदानी बोली नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी 5 ठो क्रिया विशेषण बताए हैं। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए बोला गया है क्योंकि अदर बुक में जैसे नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में क्रिया विशेषण 4 उपभेद बताया गया है, लेकिन नागपुरिया सदानी बोली जो कि पीटर शांति नौरंगी जी का किताब है, इसमें क्रिया विशेषण को 5 उपभेद में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा दिशावाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और पांचवा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हम लोग एक एक करके इन पांचों को समझेंगे और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। तो लिखिए पहला नंबर देकर कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अच्छे से जो भी होगा लिख लीजिएगा। जे शब्द क्रिया कर होयक कर समय संबंधी विशेषता बताएला उ कालवाचक विशेषण होएला। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जे शब्द क्रिया कर होयक कर समय संबंधी विशेषता बताएला उ कालवाचक विशेषण कहलाएला। इसका एग्जाम्पल है एखन, तखन, आब, आइज, काइल, परसो, नरसो, अधरतिया, भिनसरे, अनगुथे, बेर उगते, बिहनिया, दोपहरिया, अड़बेरिया, झिंगफुलिया बेरा या फूल सुंदरी बेरा। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एखन, तखन, आब, आइज, काइल, परसो, नरसो, अधरतिया, ये सब हम लोग लगभग जनरली सुनते हुए आते हैं ये सब वर्ड को। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड है जो आप लोग के लिए अननोन टाइप का लग रहा होगा, हमारे लिए भी अननोन था। जैसे अनगुथे, अनगुथे को हम लोग अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब कि
5 से 6 बजे वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको अनगुथे बोला जाता है। बेर उगते मतलब जो सनराइज के टाइम होता है ना, 6 साढ़े 6 7 बजे का जो टाइम होता है उसको अनगुथे बोलते हैं, सॉरी बेर उगते बोलते हैं। बिहनिया मतलब मॉर्निंग का टाइम हो गया। दोपहरिया को कलवा बेरा भी कहा जाता है। अड़बेरिया झिंगफुलिया बेरा को शाम इवनिंग कहा जाता है। फुलसुंदरी बेरा भी इवनिंग को ही कहा जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आप लोग इन सब को अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। दूसरा पॉइंट लिखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें डैश देकर लिखिए जहाँ क्रिया घटित होएला उकर संबंध स्थानवाचक क्रिया विशेषण से होएला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जहाँ क्रिया घटित होएला उकर संबंध स्थानवाचक क्रिया विशेषण से होएला। जैसे हिया, हुआ, ओरे, पारे, ऊपरे, हेठे, माझे, पाछे, आगे, ई जगह डॉट 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 मन। देखिए यहाँ पे हिया, हुआ, ओरे, ओरे का मतलब होता है नजदीक, पाछे मतलब पीछे, पारे मतलब दूर, ऊपरे ऊपर, हेठे मतलब नीचे दिया हुआ, माझे मतलब मध्य हो गया मिडिल, आगे आगे तो पता ही है, ई जैसन सॉरी ई जगह मतलब कि इस जगह पे। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब जो है ना, इनसे आपका केवल एग्जाम्पल वाला जो पोर्शन बनता है वहां से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट दीजिए दिशावाचक क्रिया विशेषण। इसमें डैश देकर लिखिए जे शब्द क्रिया कर होई कर दिशा संबंधी ज्ञान देवेला। जैसे हीने, हीने का मतलब होता है इधर, हूने का मतलब हुआ उधर, जाने मतलब जिधर, ताने, ई बटे, उ बटे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लिंगा बटे मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, भतखैया बटे मतलब कि राइट हैंड साइड, डॉट 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 मन। तो ये सब एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दीजिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। डैश देकर लिखिए जेकर से क्रिया कर होय कर रीति चाहे ढंग के जानल जायला। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जेकर से क्रिया कर होय कर रीति चाहे ढंग के जानल जायला। जैसे धीरे धीरे कॉमा, अस्थिरे से कॉमा, अले अले, अले अले को भी धीरे धीरे कहते हैं, रसे रसे, जोर से, हुमैच के, दौड़ा दौड़ी, कूदा कूदी, भागा भागी, झटपट, फटाफट, डॉट 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 मन। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट लीजिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। डैश देकर लिखिए जे शब्द क्रिया कर नाप, तौल और जोक संबंधी विशेषता बतलाएला उके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जे शब्द क्रिया कर नाप, तौल और जोक संबंधी विशेषता बतलाएला वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएला। जैसे एतई, एतई मतलब इतना, ओतई, ओतई मतलब उतना होता है, केतई मतलब कितना, इतना, थोड़े, बहुत, बगरा, बगरा मतलब भी बहुत होता है, बेसी मतलब ज़्यादा, कम, तनिक, कटिकुन, कटिकुन मतलब भी थोड़ा सा होता है, डॉट 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 मन। तो ये सब एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट बनाइए संबंध बोधक अव्यय। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट को जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बनेगा। डैश देकर लिखिए संज्ञा के साथ जुड़ के जे संबंध संबंधी विशेषता बतलाएला उ संबंध बोधक अव्यय होएला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जे संज्ञा के साथ जुड़ के जे संबंध संबंधी विशेषता बतलाएला उ संबंध बोधक अव्यय होएला। इकर 5 उपभाग और आहें। ये पहला लिखिएगा कालवाचक संबंध बोधक,
दूसरा स्थान सूचक संबंध बोधक, तीसरा दिशा सूचक संबंध बोधक, चौथा समानता सूचक संबंध बोधक, पांचवा विरोध सूचक संबंध बोधक। इन पांचों में एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे पहला था कालवाचक संबंध बोधक, तो उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए डैश देकर, से पहले डॉट करवा दे डॉट 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 मन। दूसरा था स्थान सूचक संबंध बोधक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कर भीतरे कर बादे डॉट डॉट डॉट। तीसरा था दिशा सूचक संबंध बोधक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कर चारों बटे मतलब चारों दिशा, उदने उस और डॉट डॉट डॉट। चौथा था समानता सूचक संबंध बोधक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कर बराबर मतलब बराबर कॉमा कर जैसन डॉट डॉट डॉट। पांचवा था विरोध सूचक संबंध बोधक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कर उल्टा कॉमा कर विरोध कॉमा डॉट 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 मन। नेक्स्ट लिखिए समुच्चय बोधक, डैश देकर लिखिए, जब दुई चाहे दुई से बगरा वाक्य के जोड़क ले कौनो विशेष पद या शब्द कर इस्तेमाल होवेला उ समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब दुई चाहे दुई से बगरा यानी कि बड़ा वाक्य के जोड़े के लिए कौनो विशेष पद या शब्द का इस्तेमाल होवेला उ समुच्चय बोधक अव्यय होवेला। इकर दुई उपभेद आहे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसी में आगे पॉइंट बनाकर लिखिएगा, और कॉमा मुद्दा कॉमा मकील कॉमा लेकुन कॉमा पहे कॉमा मगर कॉमा जैसन पद समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है जे संयुक्त वाक्य बनाएला। इसमें मुद्दा मकील लेकुन ये सब का मतलब होता है लेकिन। इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिएगा, यदि कॉमा तो कॉमा फिन कॉमा तैयो कॉमा काले की कॉमा इले की कॉमा माने की जैसन पद व्याधिकरण अव्यय होएला जे मिश्र वाक्य बनाए में सहायता करेला। तो आपका इससे भी एक क्वेश्चन बनने का यहाँ जगह बनता है समुच्चय बोधक अव्यय से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें डैश देकर लिखिए, आनंद कॉमा खुशी कॉमा अचरज कॉमा दुख विस्मय शोक घिन जैसन मनोभाव के बोध करवायक वाला अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय होवेला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आनंद खुशी अचरज दुख विस्मय शोक घिन जैसन मनोभाव के बोध करवायक वाला अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय होएला। जैसे सुंदरता के लिए अलबत यूज करते हैं, शाबाश वाह अति सुंदर, अलबत अलबत का मतलब होता है सुंदरता के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। नगद सावधान थू थू छी छी डॉट डॉट मन, ये सब जो हम शब्द का उपयोग करते हैं वो किसी के मनोभाव या उसके बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए इन सब शब्दों का यूज करते हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का जगह बनता है। अगला पॉइंट था निपात। निपात लिखकर डैश दीजिए, जे अव्यय शब्द वाक्य के विशेष बल प्रदान करेला वो निपात कहलाएला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जे अव्यय शब्द वाक्य के विशेष बल प्रदान करेला वो निपात कहलाएला। निपात कर कौनो स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, नहीं मतलब नहीं, निपात कर कौनो स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, तैयो भाषा में बल देवक ले एकर उपयोग करल जाएला। जैसे जून कून सून थो गो एथी उथी डॉट डॉट मन।
इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तोय जून ई काम कर दमो कर रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने का वैसा कुछ जगह नहीं है, बट हम लोग अव्यय के सभी भेद को समझ रहे थे, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। आइए अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी भाषा कर असल पहचान अव्यय से बनेला। ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट था। आई होप कि आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन किए होंगे। ये कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत रेयर मिलेगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करें और अपना सेल्फ हैंड रिटन नोट बनाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा हो। मैं स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसके कारण मैं वीडियो रेगुलरली नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब पॉइंट लिखवाना ही है तो मैं क्यों ना बोल कर लिखवा दूं, ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट से उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें और आपको रिवीजन करने में ज़्यादा सहूलियत हो। क्योंकि इसमें हमको मेनली होता क्या है कि देवनागरी लिपि में ही सारा चीज़ लिखना है, नागपुरी लैंग्वेज को समझना है। सिर्फ समझने के लिए हमें लिखना वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। आप अपने हिसाब से समझने के लिए उसे देवनागरी लिपि या रोमन फोनेटिक किसी में भी लिख सकते हैं, ताकि जो आप खुद से समझ सके, उसको रिवीजन करने में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।